आज के वीडियो में हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के कुछ डिटेल्स जो कि मेन हैं। तो आइए पहले उसे जान लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना है। सबसे पहले हम नीचे आते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन और प्रोसेसिंग फीस क्या है। पहला, असिस्टेंट कमिश्नर, ये इसका जो फीस एग्जामिनेशन का है वो 2300 है, एंड प्रोसेसिंग फीस जो है वो 500 है। प्रिंसिपल का जो है वो भी सेम यही है, और प्रोसेसिंग फीस 500 है। वाइस प्रिंसिपल पोस्ट है, इसका भी 2300 है, और प्रोसेसिंग फीस 500 है। उसके बाद आते हैं नीचे, फोर्थ है पीजीटी, इसका 1500 है, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 500 है। पांचवा जो पोस्ट है वो निकला है असिस्टेंट इंजीनियर, इसका जो पोस्ट एग्जामिनेशन फीस है वो 1500 है, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 500 है। छठवा है फाइनेंस ऑफिसर, इसका जो प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन फीस है वो 1500 है, और प्रोसेसिंग जो फीस है आइए जान लेते हैं टोटल पोस्ट। ये सारे जो लिखे हैं ये जो हैं ये सारे पोस्ट हैं आपके, और ये जो है ये सारा एग्जामिनेशन फीस है। ओके, और ये सारा जो है ये प्रोसेसिंग आपका फीस है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो सारे में सेम है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस सब में पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक, अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब यदि कोई उम्मीदवार केवीएस और एनवीएस दोनों में समान पद के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे केवल एक ही पद के लिए शुल्क देना होगा। ठीक, जैसे SC ST PW और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन प्रत्येक उम्मीदवार को 500 का प्रोसेसिंग शुल्क देना अनिवार्य है। तो जो एग्जामिनेशन फीस लग रहा था वो एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगा। किसके लिए? जो केवीएस और एनवीएस दोनों को, जो केवीएस और एनवीएस दोनों में समान पद का आवेदन कर रहा है तो उसे केवल एक ही पद का शुल्क देना होगा। जो फीस ऊपर शुल्क लग रहा था 2300 रुपये या 1500 रुपये, जो भी पोस्ट वाइज लग रहा था, केवल उसका एक ही का शुल्क देना होगा। बाकी जो दूसरा केवीएस यदि आप डालते हैं तो केवीएस का बस फीस देना होगा, एनवीएस में केवल 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। किसका? तो SC ST और PW का। ठीक, और पूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है उनका। बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनका दोनों पोस्ट का पेमेंट देना होगा, 2300 रुपये और 500 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस है वो। ठीक, दूसरा, बैंक द्वारा लागू जीएसटी अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। जो बैंक द्वारा जीएसटी लगेगा वो लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज फाइलें तैयार रखें। ओके, क्या है इसमें? हाल ही में फोटो की स्कैन की हुई छवि, और उसके बाद है हस्ताक्षर की स्कैन हुई छवि। उसके बाद कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर शुल्क भुगतान की स्थिति ओके नहीं है तो निम्न बातों पर ध्यान दें। जैसे आपने शुल्क पेमेंट किया और पेमेंट फेल हो गया, ठीक, तो उस कंडीशन में देखिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर यदि स्थिति ओके नहीं है तो इसका मतलब है कि लेन देन रद्द हो गया है। राशि आपके कार्ड में 1 सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार को शुल्क दोबारा जमा करना होगा। ओके, यदि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पैसे कट गए हैं और पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। जो आपका पहला पेमेंट है वो 1 हफ्ता के भीतर वापस हो जाएगा। ठीक, तो इसे छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर यदि स्थिति सफल नहीं है तो लेन देन पूरा नहीं हुआ है, ऐसे उम्मीदवार को शुल्क दोबारा जमा करना होगा। उसके बाद ध्यान दें, ठीक, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO आदि से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं अगले टॉपिक पे। इस पे दिया है, उम्मीदवारों को कंफर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी CBSE KVS NVS को भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अगला है, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। एक बार जो आपने शुल्क जमा कर दिया है वो किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। ठीक, बिना लास्ट समय का आप लोग इंतजार मत करिए। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म आप लोग जाके तुरंत भरिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या के कारण होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या के लिए CBSE या KVS NVS जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक, तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार मत करिए, जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी और भविष्य के लिए
कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट रखना होगा। तो जो आप लोग फॉर्म भरिएगा, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करिएगा, उसके प्रिंट को संभाल के रखिएगा जब तक कि सारा प्रोसीजर हो ना जाए। उसके बाद यदि उम्मीदवार कन्फर्मेशन पेज जनरेट नहीं कर पाता है तो आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। यदि आपने पेमेंट कर दिया है, सब फॉर्म कंप्लीट कर दिया, उसका फाइनल प्रिंट आउट यदि आप नहीं निकाल पाए तो उस कंडीशन में भी आपके फॉर्म को अपूर्ण माना जाएगा। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन किसी भी कारण से सीधे रद्द कर दिया जाएगा और इस पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला, आवेदन फार्म का प्रिंट न तो CBSE, KVS, NVS में भेजी जाए और न ही किसी अन्य पते पर। तो आपको फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रखना है, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। अगला, दस्तावेज सत्यापन इंटरव्यू के समय में आवेदन फॉर्म का प्रिंट तथा स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र जैसे आयु, योग्यता, अनुभव, जाति वैधता, नॉन क्रीमीलेयर, शारीरिक विकलांगता, EWS आदि लेकर जाने होंगे, जैसा भी आपके ऊपर लागू हो। अब इम्पोर्टेंट डेट, एग्ज़ाम के जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 14 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे, और रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा आपका 4 नवंबर 2025 11:50 PM पे, मतलब रात के 11:50 पे 4 दिसंबर को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और फीस डिपॉजिट करना है उसका भी डेट सेम है 14 नवंबर 2025, और फीस क्लोजेज डेट दिया है 4 दिसंबर 2025। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश। इस भर्ती अधिसूचना में शामिल पदों के लिए अधिसूचित रिक्तियां अस्थायी हैं जो बढ़ या घट सकती हैं। KVS और NVS को किसी भी रिक्ति को भरने या न भरने या आंशिक रूप से भरने का पूरा अधिकार है, बिना किसी कारण बताए। CBSE, KVS, NVS को आवश्यकता पड़ने पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द, सीमित, संशोधित, परिवर्तित करने का भी अधिकार है। यदि किसी उम्मीदवार को Tier 1, Tier 2 साक्षात्कार कौशल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी पात्रता सत्यापित कर ली गई है। नियुक्ति का कोई अधिकार इससे सत्यापित नहीं होता। पात्रता का अंतिम सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसे आगे की परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसलिए विज्ञापित पात्रता मापदंडों के अनुसार अपनी योग्यता सिद्ध करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी। KVS और NVS किसी भी समय चयन प्रक्रिया से पहले या बाद में उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर सकते हैं। यदि किसी भी चरण पर ज्वाइनिंग तिथि सहित यदि आपको ज्वाइनिंग मिल गया है डेट और उसके बावजूद भी उम्मीदवार अयोग्य पाया गया किसी भी कारणवश, तो उसका आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, चाहे एडमिट कार्ड जारी हुआ हो या नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे, KVS, NVS द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवार को आवश्यक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव, OBC, NCL, SC, ST, EWS, PWD श्रेणी और ऑनलाइन आवेदन में भरी गई अन्य जानकारियों से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगला है, यदि साक्षात्कार से पहले सत्यापन के दौरान उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो उसे साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला, यदि गलत अमान्य ईमेल आईडी भरने के कारण कोई ईमेल प्राप्त नहीं होता है तो CBSE या KVS, NVS जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से भरिएगा, वरना यदि उस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके जिम्मेदार KVS, NVS या CBSE बोर्ड नहीं होगा। उम्मीदवारों को अपने ईमेल और मोबाइल नंबर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रखना चाहिए। अगला, CBSE, KVS और NVS आवश्यकता होने पर पुनः परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार अपने खर्चे पर परीक्षा में उपस्थित होना होगा। यदि कोई कारणवश आप सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है KVS, NVS, CBSE, तो उस कंडीशन में यदि दोबारा परीक्षा वो करवाती है तो उसमें जो भी आपका खर्चा होगा वो खर्चा आपको ही देना होगा, उसमें आपका कोई छूट नहीं है। परीक्षा साक्षात्कार कौशल परीक्षा के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई TDA, TA, DA मतलब यात्रा या भत्ता नहीं दिया जाएगा। आगे है, चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी नियुक्ति किया जा सकता है। जो उम्मीदवार चयनित किए जाएंगे उनको भारत में कहीं भी भेजा जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से 2 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे सक्षम पदाधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवाएं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। तो जो उम्मीदवार चयनित किए जाएंगे उनको प्रारंभिक 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे सक्षम पदाधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। ठीक,
तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और परीक्षा और ये एक और चीज़ है, परीक्षा अवधि के दौरान सेवाएं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। अगला है, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त की गई योग्यता अधिसूचित निर्धारित योग्यताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। जहां ग्रेड दिए हो वहां उनका समतुल्य प्रतिशत अंक प्रमाणित करने वाले दस्तावेज साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की, कि किस पोस्ट के लिए कितना पेमेंट है और एज लिमिट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस के लिए। जो पे स्केल है वो लेवल 12 पे है, ठीक। 78,800 से स्टार्टिंग है और 2,09,200 तक है। एज लिमिट है 45, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, 45 साल के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका आ गया असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस। ये था एनवीएस, ठीक, और ये है केवीएस। तो इसका जो है इसका भी सेम वही है, 78,800 से लेके 2,09,200 तक। लेकिन इसका एज लिमिट जो है वो 5 साल बड़ा है, मतलब 50 के अंदर के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल, इसका जो पे स्केल है लेवल 12 है, 78,800 से लेके 2,92,000। सेम जो असिस्टेंट कमिश्नर का होगा वही प्रिंसिपल का होगा। इसकी मिनिमम एज लिमिट है 35 और मैक्सिमम जो है वो 50 वर्ष है, ठीक। अब आगे आते हैं यहाँ फॉर वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस। इसका जो पे स्केल है लेवल 10 का है, 56,100 से 1,77,500 तक है, ठीक। मतलब स्टार्टिंग का जो आपका होगा वो 56,100 होगा स्टार्टिंग सैलरी, और उसको बढ़ा के लास्ट 1,77,500 तक ले जाया जाएगा। इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और मैक्सिमम मिनिमम 35 साल है और मैक्सिमम जो आपका है 45 वर्ष है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आ गया। इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 8 का है, 47,600 से स्टार्टिंग है और 1,51,100 तक है। इसकी जो एज लिमिट है वो 40 साल के अंदर है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, वो इस सब्जेक्ट का ध्यान दीजिएगा, क्या है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, दो है मेल फीमेल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक। तो इसका जो पे स्केल है वो लेवल 8 का है, 47,600 से स्टार्टिंग है, जिसको बढ़ा के 1,51,100 तक किया जाएगा। और इसका जो एज लिमिट है वो 40 साल से अधिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज। इसका जो पे स्केल है लेवल 7 का है, 44,900 से स्टार्टिंग है, जो बढ़ा के 1,42,400 तक जाएगा। इसकी जो एज लिमिट है वो 35 साल से ऊपर नहीं है, मतलब 35 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक। ये फोर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ के लिए। इसका जो पे स्केल है 44,900 से स्टार्टिंग है, जो 1,42,400 तक जाएगा। इसका भी एज सेम है, 35 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ये है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक। इसका जो पे स्केल है और वर्क एक्सपीरियंस ध्यान रखिएगा, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है फिलहाल, वो हम आगे आपको समझा देंगे। पे स्केल जो है लेवल 7 का है, 44,900 से 1,42,400 तक है। एज लिमिट है 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगला है फोर स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 7 से 44,900 से 1,42,400 तक है। इसका जो एज लिमिट है वो 35 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक। फॉर प्राइमरी टीचर के लिए जो है म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक, जो पीआरटी म्यूजिक वाले हैं उनके लिए इसका लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 तक। इसका 30 साल से ऊपर के लिए नहीं है, 30 साल के अंदर का रहना चाहिए। तो उसके बाद आता है फॉर प्राइमरी टीचर। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है, 35,400 से स्टार्टिंग है, जो 1,12,400 तक जाएगा। इसका जो एज लिमिट है वो 30 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगला है फॉर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है, 35,400 से 1,12,400 तक। इसका जो एज लिमिट है वो 30 साल से ऊपर का नहीं है। उसके बाद आता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 10 का है, 56,100 से 1,77,500 तक। इसका जो एज लिमिट है वो 45 वर्ष है, मतलब 45 साल के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद अगला है फॉर फाइनेंस ऑफिसर। इसका जो पे स्केल है लेवल 7 का है, जिसकी स्टार्टिंग 44,900 से 1,42,400 तक है। इसका जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष से अधिक के लिए नहीं है।
उसके बाद अगला जो है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, इसका जो पे स्केल है लेवल 7 का है, जो स्टार्टिंग 44,900 से 1,42,400 तक है। इसका एज लिमिट 35 वर्ष से अधिक नहीं है। अगला जो है फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका जो पे स्केल है लेवल 6 का है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। इसका एज लिमिट जो है 35 साल से ऊपर के लोगों के लिए नहीं है, 35 साल के अंदर के लोगों के लिए। उसके बाद अगला है फॉर जूनियर ट्रांसलेटर, इसका जो पे स्केल है लेवल 6 का है, जो स्टार्टिंग 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। अपर एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं है। अगला है फॉर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका जो पे स्केल है लेवल 4 का है, जो 25,500 से स्टार्टिंग है, 81,100 मतलब अगला जो है फॉर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका जो पे स्केल है वो लेवल 4 का है, जो स्टार्टिंग 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ तक है। इसका एज लिमिट 30 साल के अंदर लोगों के लिए है। अगला है फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, इसका जो पे लेवल 6 का है और स्टार्टिंग जो है 35,400 से 1,12,400 तक है। इसका भी एज लिमिट 35 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगला फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसका जो पे स्केल है लेवल 4 का है, 25,500 से 81,100 तक है। एज लिमिट 27 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका जो पे है वो लेवल 2 का है, 19,900 से स्टार्टिंग है, 63,200 तक है। जो अपर एज लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट फॉर 27 ईयर्स, 27 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आता है फॉर लैब अटेंडेंट, इसका लेवल 1 का है, 18,000 से स्टार्टिंग है, जो बढ़ा के 56,900 तक जाएगा। इसका भी एज लिमिट जो है 30 साल से ऊपर का नहीं है। 30 साल के अंदर के जो लोग होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर मल्टीटास्किंग स्टार्ट, जिसमें HQ और RO कोडर आते हैं। इसका लेवल 1 का है, जो 18,000 से स्टार्टिंग है, जो बढ़ के 56,900 तक होगा। इसका भी एज लिमिट है 30 साल के अंदर। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। ध्यान दीजिएगा, लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव अटेंडेंट मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर। तो मिनिमम जो आपका एज है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज होगा फॉर्म के अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए आपका 30 साल का मांग रहा है और 30 साल ही आप हैं, तो उसके लिए यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। यदि आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। यदि वुमेन है, मतलब लड़की है, वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो, जनरल हो, OBC हो, SC/ST कोई भी हो, ठीक, और वो PGT TGT और लाइब्रेरियन एंड PRT के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है तो उसको 10 साल का छूट है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद रेगुलर NVS एम्प्लॉय इन पोस्ट इन NVS, जो NVS एम्प्लॉय हैं, ठीक, और वो NVS के ही पोस्ट के लिए दोबारा रिप्लाई कर रहे हैं तो उसके 5 साल के लिए छूट है। और रेगुलर KVS एम्प्लॉय इन द पोस्ट इन KVS, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी का 5 ईयर का छूट है, OBC के लिए 8 साल का छूट है और SC/ST के लिए 10 साल का। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो है ये 5 साल सभी के लिए है, कोई भी कैटेगरी हो 5 साल का छूट है NVS में, ठीक, लेकिन KVS में सबका अलग अलग है। अगला, कैंडिडेट विथ 3 ईयर continuous service in central government provide the post same allied coders claiming age relation under the para should produce a certificate from his her employee to the effect that she is a government servant as on the date of advertisement as per GOI rules। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में सेम पोस्ट पे काम कर रहा है और सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक, जैसे प्रिंसिपल है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वही प्रिंसिपल के लिए अप्लाई इसमें करना चाहता है, तो उसको वहाँ का अपना प्रूफ देना होगा, ठीक, और उस प्रूफ के बेस पे आपको जो छूट मिलेगी वो है 5 ईयर फॉर जनरल, मतलब 5 साल का जो है जनरल के लिए छूट है, 8 साल जो है OBC के लिए है और 10 साल SC/ST के लिए है। तो उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी। यदि किसी की डिसेबिलिटी है, ठीक, किसी भी तरीके का, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। जैसे अगर SC/ST का है तो 15 साल का छूट दिया जाएगा, OBC का यदि कोई डिसेबिलिटी है तो 13 साल का छूट दिया जाएगा और जनरल का यदि कोई डिसेबिलिटी है तो 10 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक।
एडिशनल 5 ईयर एज रिलैक्सन टू केवीसी एम्प्लॉई, यदि केवीसी का कोई एम्प्लॉय और उसकी डिसेबिलिटी है तो उसको 5 साल और बढ़ा के दिया जाएगा छूट। और फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी क्लाउज सी इज़ नॉट अप्लीकेबल, ठीक, यदि वुमेन की कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कोई एप्लीकेबिलिटी इसके अलावा अलग से नहीं है। अब उसके बाद नीचे जो आपका दिया हुआ है वो है फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली इन केवीएस, फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली इन केवीएस, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 5 साल है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 8 साल है, जिसमें 3 ईयर प्लस 5 ईयर्स। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एक्स सर्विसमैन है ओबीसी कैटेगरी के उनको 3 साल का जो छूट है वो तो दिया ही जाएगा जो था, और 5 साल का अलग से छूट दिया जाएगा। वही सेम है एक्स सर्विसमैन एस सी के लिए कि 5 साल का तो पहले का छूट जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, प्लस 5 साल का और बढ़ा के छूट मिलेगा। फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ओनली इन केवीएस,